आज ओटीपी में पहली खबर है, जेनजी खा गई बीजेपी की टीम। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, बताएंगे आपको। इसके अलावा दूसरी खबर जो आज ओटीपी में होने वाली है, देखिए ओमान पर अटैक, यूएस का प्लान सेट कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर में आज ओटीपी में बात होगी, बलूचों की आजादी पर बौखलाए पाकिस्तान ने लगाया लॉकडाउन। तो चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम सामने आ चुकी है। अध्यक्ष नितिन नवीन ने 65 सदस्यों वाली जिस टीम का ऐलान किया, उसमें अनुभवी चेहरों की वापसी भी है और नई पीढ़ी को जगह देने की कोशिश भी। स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे पुराने और चर्चित चेहरों की वापसी से लेकर के संगठन में युवा चेहरों की मौजूदगी तक, पहली नजर में ये महज संगठनात्मक फेरबदल दिखाई देता है। लेकिन अगर इस बदलाव को बीजेपी की हालिया डिजिटल राजनीति और खास करके जेनजी के बीच में बदले राजनीतिक माहौल के संदर्भ में देखा जाए तो तस्वीर कहीं ज्यादा बड़ी नजर आती है। सबसे पहले सवाल ये कि क्या जेनजी ने बीजेपी की टीम बदलवा दी? क्या जेनजी खा गई बीजेपी की पुरानी टीम? देखिए, बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि अमित मालवीय को आईटी और सोशल मीडिया की जिम्मेदारी से हटाने का जो कारण है वो हालिया छात्र और युवा आंदोलन है। और वैसे भी नितिन नवीन जिस टीम के साथ अब तक काम कर रहे थे वो जेपी नड्डा की टीम थी। लेकिन इतना जरूर है कि बदलाव ऐसे समय में ये हुआ जब डिजिटल राजनीति का मैदान तेजी से बदला जा रहा है और बीजेपी की पुरानी सोशल मीडिया रणनीति के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। अमित मालवीय करीब 11 साल तक बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में रहे हैं। बीजेपी ने जिस दौर में सोशल मीडिया को चुनावी हथियार में बदला, उस दौर में मालवीय इस पूरी रणनीति के प्रमुख संचालकों में से एक्स, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर बीजेपी ने जो मजबूत डिजिटल नेटवर्क खड़ा किया, उसकी सफलता को भारतीय राजनीति में डिजिटल कैंपेनिंग के एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा गया। लेकिन अब सोशल मीडिया की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। आज की जेनजी सिर्फ ये नहीं देखती कि नेता क्या कह रहे हैं, वो ये भी देखती है कि कौन क्या कह रहा है, किस अंदाज में कह रहा है और कंटेंट कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट वीडियो ने राजनीतिक संवाद का पूरा व्याकरण बदल दिया है। ये लंबा भाषण नहीं, यहाँ कुछ सेकंड का वीडियो राजनीतिक नैरेटिव बन सकता है। कोई मीम हजारों शब्दों की राजनीतिक बहस पर भारी पड़ सकता है और कोई वायरल रील किसी पार्टी की पूरी सोशल मीडिया रणनीति को चुनौती दे सकती है। और यही वजह है कि जहाँ बीजेपी के सामने नई चुनौती दिखाई देती है। हालिया छात्र और युवा प्रदर्शनों में सोशल मीडिया सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि लामबंदी का औजार भी बना है। जंतर मंतर समेत कई जगहों पर हुए प्रदर्शन में रैप, गाने, मीम्स और वीडियो के जरिए राजनीतिक संदेश तेजी से फैले। बीजेपी के लिए समस्या सिर्फ ये नहीं थी कि उनके खिलाफ कंटेंट बनाया जा रहा था, बड़ी चुनौती ये थी कि उस कंटेंट का असर उसकी अपनी डिजिटल मशीनरी की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था। देखिए, आरएसएस से जुड़े विचारक हैं रतन शारदा, जिनकी बीजेपी की मीडिया और आईटी टीम पर की गई सार्वजनिक आलोचना ने भी इस बहस को हवा दी है। उन्होंने आरोप ये लगाया कि बीजेपी का आईटी सेल खुद नैरेटिव बनाने के बजाय दूसरों के बनाए नैरेटिव पर प्रतिक्रिया देते तक सीमित हो गया। अगर इस आलोचना को राजनीतिक चश्मे से नहीं बल्कि डिजिटल कम्युनिकेशन के नजरिए से देखें तो फिर ये गंभीर सवाल है कि क्या बीजेपी की पुरानी डिजिटल रणनीति नई पीढ़ी के बदलते सोशल मीडिया व्यवहार के साथ कदम मिला पा रही है? और शायद इसी सवाल का जवाब बीजेपी की नई टीम में खोजा जा सकता है। अमित मालवीय की जगह दीपक महस्के को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दिया जाना सिर्फ चेहरे का बदलाव नहीं बल्कि रणनीति में बदलाव का संकेत भी माना जा सकता है। महस्के की पहचान अकादमिक पृष्ठभूमि और चुनावी डेटा की समझ रखने वाले व्यक्ति के तौर पर बताई जाती है। अगर बीजेपी डिजिटल राजनीति को सिर्फ कंटेंट और ट्रोल वॉर से आगे लेकर डेटा, माइक्रो टारगेटिंग और वोटर बिहेवियर की समझ से जुड़ना चाहती है तो नियुक्ति उसी दिशा में संकेत हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ आईटी सेल तक सीमित नहीं है। नितिन नवीन की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में 6 महिलाएं हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव, 16 राष्ट्रीय सचिव, मोर्चा प्रमुख और मीडिया सोशल मीडिया की नई संरचना। ये सब मिलकर के बताता है कि बीजेपी संगठन को आने वाले चुनाव के लिए नए सिरे से तैयार करना चाहती है और समय भी बेहद महत्वपूर्ण है। 2027 में कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और 2019 में लोकसभा चुनाव, यानी कि बीजेपी के पास अब प्रयोग करने का समय कम है। संगठन को सिर्फ चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं बल्कि लगातार बदलते मतदाता समूहों के साथ संवाद करने वाली मशीन बनना होगा। और ये वजह है कि नवीन की टीम में अनुभव और युवा ऊर्जा का मिश्रण दिखाई देता है। स्मृति ईरानी और राम माधव जैसे अनुभवी चेहरों की वापसी एक तरफ पुराने राजनीतिक अनुभव को वापस लाती है तो दूसरी तरफ युवा नेताओं को और नई डिजिटल टीम को यहाँ शामिल करना भविष्य की राजनीति की तैयारी का संकेत देता है। लेकिन असली परीक्षा नियुक्तियों की नहीं, नतीजों की होगी।
बीजेपी ने 1.5 दशक में टेक्स्ट आधारित सोशल मीडिया की राजनीति में जबरदस्त बढ़त बनाई, लेकिन जेंजी के लिए राजनीतिक कंटेंट का मैदान अब बदल चुका है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ये नहीं देखता है कि आपके पास कितने समर्थक हैं, वो ये देखता है कि लोग वीडियो कितनी देर तक देखते हैं, दोबारा देखते हैं और उसे दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या नहीं। यानी कि आज की डिजिटल राजनीति में सिर्फ संगठन बड़ा होना काफी नहीं है, कंटेंट को लोगों के व्यवहार के साथ फिट होना पड़ेगा। इसीलिए नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ नई बीजेपी टीम कहना शायद अधूरा होगा। ये उस बीजेपी की तैयारी भी हो सकती है जिसे 2027 और 2029 के चुनाव ऐसे मतदाताओं के बीच लड़ने हैं जिनकी राजनीतिक भाषा पिछली पीढ़ी से बिल्कुल अलग है। तो क्या जेंजी खा गई बीजेपी की टीम? सवाल को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब राजनीतिक लड़ाई सड़क से सोशल मीडिया पर और टीवी स्क्रीन से मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच चुकी हो, तब यहाँ आईटी सेल का बदलाव और बाकी संगठन में भी बदलाव सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं रह जाता है, वो चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाता है। नितिन नवीन की नई टीम का असली टेस्ट यही होगा, क्या बीजेपी पुरानी डिजिटल ताकत को नई पीढ़ी की डिजिटल भाषा से जोड़ पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये सिर्फ नई टीम नहीं होगी, बल्कि बीजेपी की चुनावी तेवर का नया संस्करण होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सवाल फिर वही रहेगा, क्या बीजेपी की डिजिटल मशीनरी जेंजी को समझ पाई या जेंजी ने बीजेपी की डिजिटल रणनीति को पीछे छोड़ दिया। क्या अमेरिका अब ओमान पर बम बरसाने की तैयारी कर रहा है? क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसके निशाने पर उसका पुराना सहयोगी ओमान भी आ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच में टकराव का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी एशिया को एक नए युद्ध की तरफ धकेलने वाला फ्लैश पॉइंट बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी ने इन सवालों को और गंभीर बना दिया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ओमान हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ईरानी जहाजों की आवाजाही को लेकर के अमेरिका की कार्रवाई में रुकावट डालता है तो फिर अमेरिका उस पर जबरदस्त बमबारी भी कर सकता है। यानी कि अब अमेरिका की चेतावनी सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, जिस ओमान को लंबे समय से अमेरिका का मित्र और पश्चिम एशिया में एक अहम मध्यस्थ माना जाता रहा, वही अब ट्रंप की धमकी के दायरे में आ गया है। लेकिन कहानी का जो असली ट्विस्ट है वो कहीं और है। ईरान और ओमान हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक अस्थायी व्यवस्था तैयार करने में जुटे हैं। दोनों देशों के बीच में कई दौर की तकनीकी बातचीत के बाद एक समुद्री कॉरिडोर और ट्रांजिट रूट को लेकर के सहमति बनने की बात सामने आई। देखिए, ईरान ने कहा कि दोनों देश इस व्यवस्था को लेकर के संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने पर काम कर रहे हैं अभी। और बताया ये भी जा रहा है कि प्रस्तावित व्यवस्था में जहाज एक तय रूट से हॉर्मुज़ में दाखिल होंगे और दूसरे रास्ते से बाहर निकलेंगे। और खास बात यहाँ ये है कि इस अंतरिम व्यवस्था में जहाजों से कोई टोल या फी नहीं लेने की बात सामने आई है। ये वही कदम है जिसने अमेरिका की रणनीति को चुनौती दी। अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज़ के रास्ते ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बना रहे। अमेरिकी नाकेबंदी का मकसद यहाँ ईरान को दबाव में ला करके बातचीत और समझौते के लिए मजबूर करना है। लेकिन अगर ईरान और ओमान अपने रास्ते पर, अपने स्तर पर जहाजों की आवाजाही के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी कर देते हैं तो फिर अमेरिकी दबाव की रणनीति कमजोर पड़ सकती है। और शायद यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा ओमान पर फूटा। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि उन्हें बातचीत के लिए किसी जल्दबाजी में वो नहीं है। उनका यह भी दावा है कि अमेरिकी नाकेबंदी से ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है और तेहरान के सामने विकल्प लगातार सीमित होते जा रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान को आखिरकार अमेरिकी शर्तों के सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि ओमान में अमेरिका का अपना सैन्य ठिकाना मौजूद है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के दौरान अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। ऐसे में उसी देश को बमबारी की धमकी देना, जो अमेरिका का क्षेत्रीय साझेदार रहा, पश्चिम एशिया की बदलती रणनीतिक तस्वीर को दिखाता है। और अब टाइमिंग भी बेहद अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच में हुआ 60 दिन का सीमित सीज फायर भी खत्म होने की स्थिति में है। इस दौरान ये युद्ध खत्म करने को लेकर के कोई ठोस समाधान सामने नहीं अगर आया तो इसके बजाय दोनों देशों के बीच में आरोप प्रत्यारोप ऐसे ही लगते रहे। सैन्य दबाव और हमलों का सिलसिला जारी रहा। ट्रंप का यह दावा है कि अमेरिका ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC के साथ यहां बैक चैनल बातचीत भी कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी भाषा लगातार सख्त होती जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ईरान पर कितना दबाव बढ़ाएगा, सवाल ये है कि अगर हॉर्मुज़ को लेकर के ईरान और ओमान अपनी अलग अलग व्यवस्था लागू करते हैं तो क्या अमेरिका उस व्यवस्था को रोकने के लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हॉर्मुज़ का संकट सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं होगा, ओमान भी सीधे इस टकराव की जद में आ जाएगा। और तब दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा मार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर सिर्फ तेल की आवाजाही का रास्ता नहीं, बल्कि कि एक नए युद्ध का सबसे खतरनाक मोर्चा भी बन सकता है।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात सिर्फ खराब नहीं हुए हैं, बल्कि अब इस्लामाबाद की बेचैनी खुल करके दिखाई देने लगी है। एक तरफ बलूच राष्ट्रवादी गुटों की तरफ से 11 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाने का न सिर्फ ऐलान किया गया, बल्कि धूमधाम से मनाया भी गया, तो दूसरी तरफ प्रांत में लगातार हिंसा, सैन्य अभियान और विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तान सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। बलूच नेतृत्व की तरफ से पाकिस्तान की संप्रभुता को चुनौती देने वाले बयान सामने आने के बाद अब सवाल सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं, बल्कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का बन गया है। और इसी बेचैनी की सबसे बड़ी तस्वीर गुजदार और कालात जैसे शहरों में दिख रही है। स्थानीय प्रशासन ने दोनों शहरों में रात के समय दुकानों को बंद कराने और लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी थी। स्थानीय नेताओं और कारोबारियों ने इसे प्रभावी तौर पर नाइट कर्फ्यू बताया। हालांकि बलूचिस्तान सरकार के अधिकारियों ने कहा है कि कोई औपचारिक कर्फ्यू अधिसूचना जारी नहीं हुई थी, यानी कि पाकिस्तान सरकार इसे सुरक्षा व्यवस्था का कदम बता रही है, लेकिन जमीन पर संदेश साफ है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि लोगों की आवाजाही तक सीमित यहाँ करनी पड़ रही है, और यही वो तस्वीर है जो बताती है कि पाकिस्तान की सरकार, उसकी सुरक्षा मशीनरी कैसे दबाव में है। क्योंकि अगर हालात सामान्य होते हैं तो बाजार बंद कराने और फिर लोगों को रात में घरों में रहने की सलाह देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिससे इस्लामाबाद की चिंता और बढ़ चुकी है। बलूचिस्तान में देखिए, लंबे समय से संसाधनों के बंटवारे, राजनीतिक अधिकारों, जबरन गुमशुदगी और सैन्य कार्रवाइयों को लेकर के असंतोष का केंद्र रहा, और इसी असंतोष ने अलगाववादी संगठनों को यहाँ जमीन भी दी है। इसमें बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए सबसे प्रमुख सशस्त्र संगठनों में से एक है। पाकिस्तान इसे आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि बलूच राष्ट्रवादी इसे अपनी लड़ाई का हिस्सा बताते हैं। और हाल के महीनों में बीएलए और दूसरे सशस्त्र समूहों की गतिविधियों ने सुरक्षा संकट को और गहरा दिया। जुलाई में पाकिस्तानी सेना ने खुद बताया था कि बलूचिस्तान में लगातार बड़े हमलों के दौरान पुलिस और सुरक्षा बलों के दर्जनों जवान मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक 5 जुलाई के बाद हुए हमलों और उसके बाद के अभियानों में 38 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी। यानी कि तस्वीर एक तरफा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान की सेना आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ अभियान चलाने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ध्यान दीजिए कैसे बलूच संगठनों का ये दावा है कि सैन्य अभियान आम नागरिकों को भी प्रभावित कर रहे हैं। और यही वजह है कि सुरक्षा कार्रवाई और जन असंतोष एक दूसरे को और यहाँ भड़का रहे हैं। और सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान के लिए ये है कि यह असंतोष केवल बंदूक तक सीमित न रहे। सड़क पर प्रदर्शन, राजनीतिक विरोध और अलग पहचान की मांग अगर लंबे समय तक साथ चलती रही तो फिर ये इस्लामाबाद के लिए बेहद मुश्किल चुनौती बन सकती है। हालांकि F-16 हमलों में बड़ी संख्या में नागरिक मौतों और बीएलए के बेहद बड़े लड़ाकू बल जैसे कई दावे जो किए जा रहे हैं, एक बात बिल्कुल यहाँ साफ है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक प्रांत नहीं, अब उसकी सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता की बड़ी परीक्षा बन चुका है। और अगर आजादी का नैरेटिव सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक लगातार मजबूत हो गया तो इस्लामाबाद के सामने चुनौती सिर्फ विद्रोह को दबाने की नहीं होगी, बल्कि लोगों के भीतर बढ़ती अलगाव की भावना को रोकने की भी होगी। यही वजह है कि खुजदार में लगती पाबंदियां सिर्फ सुरक्षा का आदेश नहीं दिखती, वो पाकिस्तान के उस बेचैनी की तस्वीर भी है जहां सरकार को डर है कि कहीं बलूचिस्तान का असंतोष नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ओटीपी में ये 3 मुद्दों पर हमने बात की है और पूरी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। इन खबरों पे आपकी क्या सोच है, आप क्या राय रखते हैं।